नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मजलिस हिंदुत्व के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं। फिरका परस्ती के जालों को साफ करने मीडिया पर सदर मजलिस का जोर। पेट्रोल के बाद अब बल्क सार्फिन के लिए डीजल की कीमत में भी इजाफा, आरटीसी किरायों में भी इजाफे का अंदेशा। बोगली प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र के तामीरी कामों से आंध्र प्रदेश के लिए मुश्किलात पैदा होने का तेलुगु देशम को अंदेशा। और तेलुगु देशम कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बजट इजलास में तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकती है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को उम्मीद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल-हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुस्लिम दलित इत्तेहाद की जरूरत का इरादा करते हुए पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया है कि वो 2014 के आम इंतखाबात की तैयारियां अभी से शुरू कर दें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया की 55वीं सालगिरह के मौके पर दारुस्सलाम में परचम कुशाई के बाद खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। सदर मजलिस ने कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। उन्होंने दिलसुख नगर बम धमाकों की पुरजोर मजम्मत करते हुए हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि इसकी NIA के जरिए गैर जानिबदाराना और पेशावाराना तहकीकात करवाई जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि दिलसुख नगर वाक़े को फिरका परस्ती की ऐनक लगाकर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने तहकीकाती एजेंसियों और मीडिया पर भी जोर दिया कि वो अपने जहन से फिरका परस्ती के जालों को साफ कर लें। तहकीकात से कबल मीडिया के रवैये पर बैरिस्टर ओवैसी ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में आंध्र प्रदेश काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस ने जिन तालीम याफ्ता मुस्लिम बच्चों को गिरफ्तार किया था, अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया है। सदर मजलिस ने कहा कि कातियों को बेनकाब किया जाए, लेकिन सिर्फ शक की बुनियाद पर मुस्लिम नौजवानों की जिंदगियों से खेलना दुरुस्त नहीं है। सदर मजलिस ने कहा कि जालिम नरेंद्र मोदी को मुल्क के अजीमुल मर्तबत ओहदे पर फायज होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मजलिस हिंदुओं के नहीं, हिंदुत्व के खिलाफ है। इस मौके पर पार्टी के अरकान मुक़न्नना, अरकान बल्दिया और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। अहिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 55 साल की तकमील पर आप तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये अल्लाह का बड़ा फजल व करम है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के फ़ज़ल और करम की वजह से सदक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआएं हैं इसमें औलिया अल्लाह की और अहले दिल की, और इसमें कई लाखों की तादाद में उन बेनाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू है, उनका खून और पसीना इसमें शामिल है। अगर इस जमात ने आज अपने 55 साल को तकमील किया तो यकीनन इस जमात के इस 55 साला सफ़र में ऐसे लाखों की तादाद में उन लोगों के आंसू हैं जिन्होंने रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर इस जमात की तरक्की के लिए दुआएं की। मैं इन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया भी अदा कर सकूं। और हमारी जुस्तजू जो रही 55 साल में, वो जमहूरियत के दायरे में रहकर रही, कानून के दायरे में रहकर रही। हमने अपनी लड़ाई को दस्तूर के आइन और उन तमाम हुकूक को हासिल करने के लिए हमने अपनी लड़ाई को जारी रखा और यही सफर जारी रहेगा। अजीजान मिल्लत, मैं यहाँ पर अपनी जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हालिया दिलसुख नगर के बम ब्लास्ट में जो मासूम लोगों की जानें गई, मैं उन तमाम लोगों के अफराद खानदान से ज़ारे हमदर्दी करता हूं, क्योंकि 17 लोगों को खोना ये उन तमाम अफराद खानदान के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। किसी ने अपने भाई को खोया, तो किसी ने अपने बाप को खोया, तो किसी ने अपने शौहर को खोया, तो किसी ने अपनी बहन को खोया। यकीनन ये बहुत बड़ा सानिया है
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी मजम्मत करती है, इसलिए कि यह हमला सिर्फ दिलसुख नगर की आवाम पर या शहर हैदराबाद पर, बल्कि ये हमारे मुल्क पर हमला है, ये हमारे अजीम हिंदुस्तान पर हमला है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी मजम्मत करती है और उन तमाम हुकूमत के इदारों से मुतालबा करती है कि ये तमाम जालिमों को बेनकाब किया जाए जिन्होंने इस दरिंदगी के तमाम काम किए। जिन लोगों ने दिलसुख नगर में बम ब्लास्ट किया, इनको इंसान हम नहीं कह सकते, इनको हैवान भी हम नहीं कह सकते कि जिस तरीके से इन लोगों ने बम ब्लास्ट किया, आज भी दवाखाने में लोग जख्मी हैं, लोगों की आवाम की पैरों को काट दिया गया तो किसी ने अपने हाथ को खो दिया। बताइए अजीजान मिल्लत, क्या यह कोई इंसान इस तरह की हरकत कर सकता है? हम पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों ने इस तरह का काम किया, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इनको फौरन गिरफ्तार करे। और तीसरी अहम बात यह है कि मैं तमाम सियासी जमातों से अपील करूंगा, मैं हुकूमत से अपील करूंगा और हुकूमत के जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप इस पर सियासत मत करिए। इंसानों की जानें चली गई, लोग जख्मी हुए हैं, खुदा के लिए इसको हिंदू और मुस्लिम का रंग मत दीजिए। ये हमला मुल्क पर हुआ है। मैं उन ओहदेदारों से कहना चाह रहा हूं जो फिरका परस्ती की ऐनक पहनकर अपनी तहकीकात कर रहे हैं, मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं कि तुम हिंदू और मुसलमान की नजर से इसको मत देखो। तुम तहकीकात गैर जानिबदार और प्रोफेशनल तरीके से करो और तुम्हारी तहकीकात तुमको कहां तक लेकर जाती है, फिर उसके बाद आप बताओ आवाम को और लोगों को गिरफ्तार करो। मुझे अफसोस होता है कि फिरका परस्त ओहदेदार जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में हैं और जो फिरका परस्त लोग मीडिया में हैं, वो जब से बम ब्लास्ट हुआ 1 घंटे के अंदर अपनी सुई पलटा दी, शक की सुई पलटा दी किसकी तरफ, कि मुसलमानों ने किया होगा, फुला ने किया होगा। मैं इन लोगों से एक ही सवाल करना चाहता हूं, अगर आपके पास इतनी मालूमात थी कि 1 घंटे के बाद आपने कहा कि ब्रेकिंग स्टोरी किसी अखबार ने लिख दिया, तो फिर क्या तुम सांप सूख गए थे कि बम ब्लास्ट से पहले आपने क्यों नहीं लिखा? बम ब्लास्ट से पहले आपने तमाम चीजें क्यों नहीं बताई कि फुला शख्स आया था, फुला शख्स वहां पर दिखाई दिया? अरे मेरे भाई, अगर तुम्हारे पास इतनी इत्तलात थी तो फिर तुमने इसको पूरे मुल्क के सामने क्यों नहीं रखा? क्या तुमने मुल्क का नुकसान नहीं किया? क्या तुम जिम्मेदार नहीं हो कि इतनी मालूमात तुमने अपने पास रखी और मुल्क के सामने उसको नहीं रखा? अगर तुम्हारे पास पहले से ही मालूमात थी तो तुम्हारा काम यह था कि तुम मुल्क के सामने उसको रखते। हम भी चाहते हैं कि असल कातियों को गिरफ्तार करो आप, मगर वही बच्चों को बुलाकर पूछना, वही बच्चों पर जुल्म करना, किसको क्या पैगाम दे रहे हैं आप? क्या तुम्हारे इन तहकीकात की वजह से, तुम्हारे इस तरह की गलत अखबारात और मीडिया में रिपोर्टिंग की वजह से, क्या तुम हिंदू और मुसलमानों में नफरत की दीवारों में और इजाफा नहीं कर रहे हो? क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये तहकीकाती एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोगों के दिलों को जोड़े, बजाय उसके ये लोगों के नफरतों की दीवारों में इजाफा कर रहे हैं? क्या ये मीडिया के लोग भूल गए? क्या ये तहकीकाती एजेंसियों के फिरका परस्त चंद ओहदेदार भूल गए कि मरने वालों में मुसलमान भी शामिल है, जख्मियों में मुसलमान भी शामिल है? अरे फिरका परस्त मीडिया, अरे फिरका परस्त ओहदेदारों, मैं तुमको कहना चाह रहा हूं कि तुम अपने जहन के जालों को साफ करो। तुम ये देखो कि जिन दहशतगर्दों ने बम ब्लास्ट किया, वो ये नहीं देख रहे कि इसमें बम ब्लास्ट में मरने वाले हिंदू मरेंगे या मुसलमान मरेंगे या सिख मरेंगे। वो उनका मकसद यह है कि हिंदुस्तानी मरे, और तुम ये काम कर रहे हो कि हमको मजहब में डिवाइड कर रहे हो। ये कौन सी तहकीकात है? कौन सी रिपोर्टिंग है ये? और ये अखबारात अगर इस तरह की रिपोर्टिंग को, ये टीवी चैनल इस तरह की रिपोर्टिंग को खत्म नहीं करेंगे तो हम, याद रखो, हम तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल डिफॉर्मेशन डालेंगे, तुमको कोर्ट कर लेकर जाएंगे,
अफसोस ये है कि हमको फिरका परस्त आप कहते, हमको दहशतगर्दी का दोस्त कहते, कभी कहते कि लश्कर से हमारे ताल्लुकात। अरे अगर है तो बताओ ना। 55 साल की हमारी जद्दोजहद, ये मेहनत और जुस्तजू, ये दारुस्सलाम की एक ईद जमीन पुकार कर कहेगी कि अय्याए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जमहूरी अंदाज में लड़ाई लड़ी। हम चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों का, दलितों का, बैकवर्ड क्लास का एक सियासी महाज बने। ये बीजेपी को छोड़ो, इनको कुछ काम नहीं है, इनको सिर्फ लफ्ज़ ओवैसी से इतनी मोहब्बत हो गई कि जहां बैठो जिक्र है इनका। पार्लियामेंट में बहस हो रही, पार्लियामेंट में बहस हो रही तो कायदे अपोजिशन सवाल करती है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर से हुआ? मोहतरमा, अगर मैं सवाल कर दूं आपसे, यह सवाल कर दूं कि सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर में कहा और जिन लोगों के बारे में कहा वो नाराज होकर यह काम किया तो अच्छा होगा? मैं नहीं बता सकता बात को। और इतना पलटा सकते हैं कि तुम पलट जाओगे, तुमको समझ में भी नहीं आएगा। रोको अपने आप को, रोको अपने आप को। हमसे नफरत है, रखो। आपको मेरी सूरत पसंद नहीं, मुबारक आपको। आपको मेरा वजूद पसंद नहीं, मुबारक आपको। मगर मुल्क के मामले में तो कम से कम एक जहती का मुजाहरा करो। और याद रखो संघ परिवार बीजेपी वालों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2014 में पूरी कोशिश करेगी कि सेकुलरिज्म को और सेकुलर ताकतों को मजबूत किया जाए। हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जिस शख्स को संघ परिवार इस मुल्क के अजीम ओहदे वजीर आजम वजारत उज़्मा के ओहदे पर बिठाना चाहता है, अगर खुदा ना खास्ता इस मुल्क का वजीर आजम नरेंद्र मोदी बनेगा तो यह मुल्क के लिए, सेकुलरिज्म के लिए यह बहुत बड़ा गलत फैसला होगा। तुमने हम पर जुल्म किया, तुमने हमको जेल को भिजवाया, तुमने हम पर इल्जामात लगाए। तुम देख लोगे कि जब 2014 के असेंबली और पार्लियामानी इंतखाबात होंगे, पहले से ज्यादा तादाद में मेरे जमात के अरकान मुंतखब होकर आएंगे। यह तारीख बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तमाम मजलिस अरकान से, मुहिबान मजलिस से अपील कर रहा हूं कि 2014 की अजीम कामयाबी के लिए हमको अभी से काम करने की जरूरत है, हमको अभी से मेहनत करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा अहम काम यह होगा कि हम आवाम को बताएं कि अपने पोलिंग परसेंटेज का इजाफा करो। नहीं, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं हैं, हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं और मुझे उसका फख्र है। मैं आरएसएस के खिलाफ था, हूं और इंशाअल्लाह ताला रहूंगा। पेट्रोल की कीमत में हुए इजाफे के बाद अब बल्क सार्फिन के लिए डीजल की कीमत में ₹1 का इजाफा किया गया है। बल्क सार्फिन जैसे रेलवेज और आरटीसी पर इसका रास्त असर पड़ेगा। इम्कान है कि डीजल की कीमत में इजाफे से आरटीसी किरायों में इजाफा हो सकता है। एक और फैसले में बगैर सब्सिडी वाले पकवान गैस सिलेंडर्स की कीमत में ₹37.50 की कमी की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस अल्तमश कबीर ने हफ्ते को सिटी सिविल कोर्ट में मीडिएशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए जस्टिस कबीर ने कहा कि जस्टिस ईश्वरैया ने उनसे इस मीडिएशन सेंटर के इफ्तिताह की तकरीब में शिरकत करने की दरख्वास्त की थी और वो उनकी दरख्वास्त को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। जस्टिस कबीर ने बताया कि मुल्क में आज सैकड़ों मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। आबादी में इजाफे के साथ साथ मुकदमात में भी इजाफा हो रहा है। उनका कहना था कि मीडिएशन सेंटर से कई तनाज़ात की यकसुई की जा सकती है। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि मुल्क में आज 1 मिलियन आबादी के लिए सिर्फ 15 जजेस खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जस्टिस कबीर ने कहा कि मीडिएशन सेंटर्स के जरिए कई मुकदमात की यकसुई में मदद मिल सकती है। इस मौके पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि इंसाफ अगर जल्द मिल जाए तो उसे हकीकी इंसाफ कहा जा सकता है, लेकिन अगर इसमें ताखीर हो तो इससे कई मसाइल पैदा हो सकते हैं।
उन्होंने बताया कि साल 2006-7 के दौरान रियासत में 22 मीडिएशन सेंटर्स खिदमात अंजाम दे रहे थे और उन सेंटर्स के जरिए तकरीबन 6000 मुकदमात की यकसुई की गई है। वज़ीर आला ने कहा कि बाज़ तनाज़ात की यकसुई तवील अदालती कार्रवाई की वजह से कई मसाइल को पैदा करती है और फरीक़ैन को मुकदमे की नौयत बनने वाली मुतनाज़ा जायदाद से ज्यादा खर्च अदालती कार्रवाई पर सर्फ करना पड़ता है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस निज्जार के अलावा जस्टिस ईश्वरैया, जस्टिस एन.वी. रमना और रियासती वजीर कानून ई प्रताप रेड्डी के अलावा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजेस, वकला और बार काउंसिल के ओहदेदारों ने शिरकत की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस अल्तमश कबीर ने हफ्ते को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तज़य्युन शुदा लाइब्रेरी हॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पी.के. घोष के अलावा दीगर जजेस, सीनियर वकला और बार काउंसिल के अरकान मौजूद थे। रियासती असेंबली के स्पीकर एन मनोहर ने बताया कि 4 मार्च को असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी के सिलसिले में अरकान असेंबली का ओरिएंटेशन प्रोग्राम सेंट्रल हॉल में शाम 4 बजे मुनक्किद होगा। सेंट्रल हॉल, जिसे निजाम दौर हुकूमत में टाउन हॉल के नाम से भी जाना जाता था, उसकी तज़य्युन-ए-नौ के लिए 80 लाख रुपए के मसारिफ आए हैं। एन मनोहर ने बताया कि ओरिएंटेशन इजलास प्रोग्राम से साबिक लोकसभा स्पीकर शिवराज पाटिल खिताब करेंगे। इसके अलावा कौमी कायदीन ऑस्कर फर्नांडिस और सीताराम येचुरी भी खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि 1913 में असेंबली की इमारत को निज़ाम शशु मीर महबूब अली खां के 40वीं पैदाइश के मौके पर शहरियान हैदराबाद ने चंदा जमा करते हुए तामीर करवाया था और उससे बतौर तोहफा मीर महबूब अली खां को पेश किया गया था। तेलुगुदेशम ने बबुली प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र की जानिब से जारी गैर कानूनी तामीर से रियासत को शदीद मुश्किलात लाहक होने का खदशा जाहिर किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम कायदीन एर्राबल्ली दयाकर राव, पेद्दी रेड्डी और टी नागेश्वर ने कहा कि 2 टीएमसी पानी के लिए डैम की तामीर का दावा करने वाले 100 टीएमसी पानी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलुगुदेशम कायदीन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रियासत को नुकसान न होने के चीफ मिनिस्टर के बयान को मुज़क्का खेज करार दिया। इन कायदीन ने मरकजी हुकूमत से महाराष्ट्र को पानी सरबराह करने पर जोर दिया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि तेलुगुदेशम नाअहल कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ मुजव्वज़ा बजट इजलास के दौरान तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकती है। पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट एम राजमोहन ने कहा कि बरखी कटौती से रियासत तारीकी में डूब रही है। उन्होंने कहा कि बरखी कटौती से तलबा को ऐन इम्तिहानात से कबल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हुकूमत अपने लापरवाह रवैये की वजह से तमाम महाजों पर नाकाम हो गई है। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज जी श्रीधर बाबू ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद का प्रोपोगंडा अपोजिशन का हरबा बन चुका है। साबिक स्पीकर श्रीपत राव की पैदाइश के मौके पर खून के अत्य कैंप के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत के पास तहरीक अदम एतमाद का सामना करने की ताकत है। उनका कहना था कि कौंसिल इंतखाबात में क्रॉस वोटिंग की भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी रुकन पार्टी के खिलाफ नहीं जाएगा। रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद मधु याशकी गौड़ ने बबुली प्रोजेक्ट पर टीआरएस और तेलुगुदेशम को सियासत न करने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ आंसू बहाने, कुल जमाती इजलास और सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त से नजरसानी दाखिल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है उस पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए जिद्दोजहद करनी होगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलुगुदेशम बबुली मसले को लेकर तेलंगाना तहरीक को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के बयान की हिमायत करते हुए कहा है कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए दिवाकर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस में हिम्मत है, इसलिए वजीर आज़म ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने वालों को चैलेंज किया है। उनका कहना था कि हुकूमत के पास वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। एमआईएम की ताईद से दस्तबरदारी के बावजूद भी हुकूमत अददी ताकत रखती है। बाज़ अरकान के इस्तीफों से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर दिवाकर रेड्डी ने कहा कि इस्तीफों को कबूल करने का इख्तियार स्पीकर को है और वही इस मसले से निपटेंगे। साबिक वजीर शंकर राव को सीआईडी ने अराजी तनाज़े की तहकीकात के सिलसिले में हाजिर होने के लिए नोटिस रवाना की है।
नोटिस मौसूल होने के बाद शंकर राव ने अपनी दुख्तर के जरिए पुलिस को एक तहरीरी दरखास्त रवाना की, जिसमें उन्होंने बताया कि नासाजी तबीयत की वजह से वो तहकीकात के लिए हाजिर होने से कासिर हैं। शंकर राव की दुख्तर सुष्मिता ने अपने वालिद का मकतूब हफ्ते को CID के हवाले किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए सुष्मिता ने कहा कि उनके वालिद ग्रीनफील्ड अराजी स्कैम के सिलसिले में CID के साथ मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि डॉक्टर्स ने उनके वालिद को आराम का मशवरा दिया है, इसलिए फिलहाल वो तहकीकात के लिए हाजिर नहीं हो सकते। शंकर राव के दुख्तर ने उनके वालिद की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस कार्रवाई की CBI तहकीकात का मुतालबा किया। दिलसुखनगर बम धमाकों की जारी तहकीकात के सिलसिले में NIA के ओहदेदारों ने हफ्ते को इंडियन मुजाहिदीन के 2 मुश्तबा कारकुनों सैयद मकबूल और इमरान से दूसरे दिन भी पूछताछ की। NIA के दफ्तर में दोनों से पूछताछ की गई। पता चला है कि केरला और तमिलनाडु की पुलिस भी सैयद मकबूल और इमरान से पूछताछ के लिए हैदराबाद आ सकती है। दस अजला के रेवेन्यू अहदेदारों के साथ वजीर माल रघुवीर रेड्डी ने मैरियट होटल में रेवेन्यू सदस्यु प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महकमे माल अवाम से रास्त राब्ते का एक अहम जरिया है। उन्होंने बताया कि 5 तारीख को विजयवाड़ा में 10 अजला के अहदेदारों के साथ रेवेन्यू सदस्यु प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। 5 तारीख को सियासी कायदीन के साथ भी एक इजलास होगा, जबकि 9 मार्च को 27 देहातों में रेवेन्यू सदस्यु प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। रघुवीर रेड्डी ने बताया कि अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उनका कहना था कि इस प्रोग्राम के तहत सरकारी अराजियात की निशानदही भी की जाएगी। इसके अलावा एंडोमेंट, वक्फ और सरकारी अराजियात का अहाता भी किया जाएगा। वजीर माल ने जियो 166 के तहत मसाइल की यकसुई पर जोर दिया। मार्कफेड के सदरनशीन के ओहदे के लिए जिले कृष्णा के रामाराव का मुत्तफका तौर पर इंतखाब अमल में आया है। रियासती वज़रा पितानी सत्यनारायण और पार्थ सारथी ने बताया कि के रामाराव पहले 2.5 साल के लिए मार्कफेड के सदरनशीन होंगे। माबाकी 2.5 साल के लिए जिले गोदावरी के लिए KV सत्यनारायण को मौका दिया जाएगा। वज़रा ने बताया कि नायब सदरनशीन के लिए कर्नूल की नागरेड्डी का मुत्तफका तौर पर इंतखाब अमल में लाया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर SK शर्मा ने रेल नीलाम के नजर जारी सड़क की तामीरी काम का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जारी साल जून-जुलाई तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे तारनाका से संगीत रोड पर ट्रैफिक के मसाइल की यकसुई हो जाएगी। SK शर्मा ने बताया कि पुल के नीचे जारी कामों में लगभग 7 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। उन्होंने रेल निर्माण नीलाम की पहली 3 सितारा ग्रीन बिल्डिंग का भी मुआयना किया, जिसे 2012 में मुकम्मल किया जा चुका है। ACP मुशीराबाद सुधाकर रेड्डी ने हफ्ते को इलाके के इंटरनेट कैफे के मालिकीन का एक इजलास मुनक्किद किया। सुधाकर रेड्डी ने हालिया बम धमाकों के बाद शहर की सूरत हाल और पुलिस की जानिब से अख्तियार किए जा रहे एहतियाती इक़दामात के सिलसिले में इंटरनेट कैफे के मालिकान को जरूरी हिदायत दी। ACP सुधाकर रेड्डी ने तमाम दुकान मालिकान को अपना डाटा भी पुलिस के हवाले करने की हिदायत दी। किशनबाग के एक सरकारी स्कूल की तालिबा ने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में RTC बस कंडक्टर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। मुतासरा तालिबा 12 साला अमरीन बेगम ने मीडिया को बताया कि राजेंद्र नगर से कोठी की रूट नंबर 251 पर चलाई जाने वाली RTC बस के कंडक्टर ने उन्हें बेदर्दी से बस के बाहर ढकेल दिया, जिसकी वजह से उन्हें गहरी चोटें आईं। दरीचे बवाहिर के स्कूल की दूसरी तालिबात ने भी खाती कंडक्टर के खिलाफ शिकायत की है कि कंडक्टर बुरखापोश लड़कियों के साथ बदतमीजी से बात करता है और वो लड़कियों को पकड़कर बस के अंदर खींचता है या फिर उन्हें बेदर्दी से बाहर ढकेल देता है। हालांकि उसे तालिबात के साथ मोहतात रहना चाहिए, लेकिन उसकी हिम्मत इस हद तक बढ़ गई है कि वो बेखौफ खतर लड़कियों को तंग करते हुए उन्हें बार बार बस पास के बारे में पूछता है। बहादुरपुरा पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर ने महकमे RTC के DM को इस वाक़े से वाकिफ करवा दिया है। मीरपेट के इलाके में मामूली सी बात पर हुए झगड़े में चाकू चल गए। तफसीलात के मुताबिक राजकुमार नामी एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल गलत जगह पार्क करके होटल में चाय पीने के लिए गया था, जिस पर एक दूसरे शख्स मनीष ने उसे मोटरसाइकिल हटाने के लिए इसरार किया। इन दोनों की बहस और तकरार में 2 मुकामी अफराद नागदीप और उसका भाई भी शामिल हो गए और बहस और तकरार के बाद इन दोनों भाइयों ने तैश में आकर मनीष पर चाकुओं से हमला कर दिया। मीरपेट पुलिस ने हमलावर नागदीप और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है।
जरीमटला के इलाके सुभाष नगर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आतिशबाजी के वाक़े से सनसनी फैल गई। साई पैराडाइज प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग के शोले काफी बुलंद नजर आ रहे थे। मकामी अवाम ने शहरी इलाके में फैक्ट्री की मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। फायर ब्रिगेड के अमले ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। मौलाली रेलवे स्टेशन में एक मालगाड़ी पटरियों से उतर गई। मालगाड़ी की रफ्तार कम होने की वजह से कोई बड़ा सानहा पेश नहीं आया, लेकिन अगर मालगाड़ी की रफ्तार ज्यादा होती तो उससे पेश आए हादसे में जानी नुकसान भी हो सकते थे। रेलवे हुक्काम ने बादशाह पटरी से उतरी हुई मालगाड़ी को पटरियों पर चढ़ा दिया। तिगलकुंटा वाक़े फलकनुमा के रहने वाले 55 साला सैयद सज्जाद अली 26 जनवरी से लापता बताए गए हैं। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि फलकनुमा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मजलिस हिंदुत्व के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं। फिरका परस्ती के जालों को साफ करने मीडिया पर सदर मजलिस का जोर। पेट्रोल के बाद अब बल्क सार्फिन के लिए डीजल की कीमत में भी इजाफा, आरटीसी किरायों में भी इजाफे का अंदेशा। बोगली प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र के तामीरी कामों से आंध्र प्रदेश के लिए मुश्किलात पैदा होने का तेलुगु देशम को अंदेशा। और तेलुगु देशम कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बजट इजलास में तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकती है, वैएसआर कांग्रेस पार्टी को उम्मीद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।